बातचीत। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं, उनमें वाक शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियाँ अपनी-अपनी शक्तियों में अभिकलन रहती और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लूझ-पूंझ से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते और जो कुछ सुख-दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी-दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक-दूसरे से कुछ न कुछ सुन सकते हैं। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच वाक्पटुता और बातचीत दोनों हैं, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन-गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपित पर जा खड़ा हो और पुण्य वाचन या नंदी पाठ की बातें घड़ियों तक सावान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी श्रुति करे करावे और तब किसी तक वाक्तिकता का आरंभ करें। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वाक्तिकता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका है, ना लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक सलाम कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। मुस्कुराहट से ओठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अग्रिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत का मन रमाने का ढंग है। उसमें स्पीच की बात संजीदगी बेकदर हो धके खाती फीती है। जहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है, वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा खर्च कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। रोबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहा। 16 वर्ष के उपरांत उसके फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रोबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरों से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुआ लेने की ताकत है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है। कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। अपना अभियांत्रिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं, तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है, जहाँ तक उनकी जमात मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं, तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए, तब बात 2 की बात कोसों दूर गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे या कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अनजानी समझ बनाने लगेंगे। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास-पास साट के रखे जाएँ, तो एक का असर दूसरे में पहुँच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है
और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुँच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे? एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है, तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण हैं और तीनों की मनोवृत्ति को प्रसारण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएँ हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नक़ सी जड़ जाती है। रात जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफ़ी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बातें न होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फ़ैमिलिटी गौरव और संजीदगी के लच्छे में सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रिमूवल कहलाएगी। उसे हम संलाप नहीं कर सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बुड्ढों को बातचीत का ज़माने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं, जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए। पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। तो यह अंग्रेजी राज्य, प्रदेश और पुराने समय की रीति-नीति का अनुमंडन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पढ़े-लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीप पर नाचा करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर, हम चुनी दिगरे नेस्त अक्खड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। 2 हमसहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए, जिन्हें ऐसी की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। 2 बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू-बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला-शिकवा होगा, या वे बिरादराने का कोई ऐसा रमरसरा छेड़ बैठेगी कि बात करते-करते अंत में खोड़े दाँत निकाल लड़ने लगेगी। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी-अपनी तारीफ़ करने के बाद वे कोई सलाह गाँठेंगे, जिससे उनको अपनी शैतानी ज़ाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ़ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। सुस्त और बौधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राज-काज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, 2 मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बात कही होती है। लड़की-लड़के वालों की ओर से एक-एक आदमी बिचवाई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों को ज़ाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया और यह रस्म बड़े उत्साह के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग हैं। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सौहार्द गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वाले की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरना कर्म में रसाभास पैदा करने वालों शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेग ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा-झपटी के समान उनकी नीरस गाँव-गाँव में सरस सनाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है, वरना कपट और एक दूसरे को अपने पंडिताई के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की समग्री
वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काँव-काँव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। बड़ी-बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों के बातचीत से शुरू किए गए। उपरांत बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हज़ारों मनुष्य की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सौरभ भीड़ तो होती होगी। अनुभव और दूरंदेशी से खाली न होगी और 25 से नीचे की बातचीत में दबी अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता। पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरों को कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी-कभी रसाभास होते हैं, देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में रूठी हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है और जाने पर अपना मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ है। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए-नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है और जो एक ऐसा चमनी स्थान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है? मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग का चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपने मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जीवा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधादित बड़े-बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने बस में कर डाला। इसलिए अबाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है।